हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के स्टडी एग्ज़ाम चैनल पर। बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के समान अध्ययन का यह 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो आइए आज 5वें प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? पहला ऑप्शन है अनुसंधान संबंधी विकास एवं अंतरिक्ष संबंधी विकास। दूसरा है कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास। तीसरा है सूचना प्रौद्योगिकी का विकास और चौथा है भारी उद्योगों का तीव्र विकास। तो इन चारों में जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य केंद्र बिंदु ही कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्रों का विकास पर रहा है। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी यह 1951 से 1956 तक चला था और प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेरोड डोमर मॉडल। दूसरा सवाल पर चलते हैं। इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है? तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज है इसके अंतर्गत 4 शहर शामिल है, जिसमें भारत देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। आइए जानते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में। तो देखिए यहाँ पर भारत देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन चारों महानगरों को जोड़ने वाली एक राष्ट्रीय हाईवे है। इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज का नाम दिया गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज की शुरुआत 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था और यह 11 वर्षों में यानी कि 2012 में बन करके यह तैयार हो गया। और स्वर्णिम चतुर्भुज की जो कुल लंबाई है, इसकी कुल लंबाई लगभग 5846 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। वायु कोश का क्या अर्थ होता है? वायु कोश का क्या अर्थ होता है? भोजन को पचाने में मदद करना, गैसों के आदान प्रदान वाले स्थानों पर एक सतह प्रदान करना, भोजन के अवशोषण में सहायता करना, रक्त को शुद्ध करना। तो जो ये वायु कोश है इसे एल्वियोली भी कहते हैं। एल्वियोली। एल्वियोली जो होती है यह फेफड़ों में वायु नलियों की एक छोटी शाखा होती है। इसी के माध्यम से सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान फेफड़े और रक्त ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता रहता है। तो इस आधार पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गैसों का आदान और प्रदान। आगे बढ़ते हैं। मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू का नाम है। तो मोरक्को और स्पेन, तो जो स्पेन है ये स्पेन यूरोपीय देश है और मोरक्को अफ्रीकी देश है। तो इन दोनों के बीच में, स्पेन और मोरक्को के बीच में एक स्टेट पाई जाती है। इसी स्टेट को ही जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। और यह जिब्राल्टर जल संधि स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, या ये कह सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। और
यूरोप को जो जिब्राल्टर जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, या ये कह सकते हैं कि यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से अलग करती है और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। तो जल डमरू मध्य कहिए या इसी को जल संधि कहा जाता है। तो जल डमरू मध्य या जल संधि क्या करते हैं कि दो जली भागों को जोड़ता है और स्थली भागों को अलग करता है। अब ये जो इंग्लिश चैनल है, तो ये जो इंग्लिश चैनल होता है यह ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है, जबकि उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अब हडसन जल डमरू मध्य, तो जो हडसन जल डमरू मध्य है ये हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। अब बेरिंग जल डमरू मध्य जो है ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। 5वें नंबर के सवाल पे चलते हैं। ब्याज की समान दर पर 2400 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला होता है, तो उस फार्मूले के आधार पर आप इसको हल कर सकते हैं। फार्मूला क्या है इसका? तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है साधारण ब्याज यानी कि एसआई बराबर, साधारण ब्याज एसआई बराबर मूलधन गुणित्ते दर बटा का 100 का होल स्क्वायर। एसआई साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 60 दिया है। मूलधन कितना दिया है? 24,000 दिया है। फिर उसके बाद समय कितना दिया हुआ है? इसका जो दर दिया हुआ है वह 100 दिया हुआ है ना, 100 दिया हुआ है। तो अब इसको हल कर लेंगे तो इसका राइट आंसर 5 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के 3 गुने से 28 डिग्री कम है तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मान लेते हैं सबसे छोटा कौन सा है? यक्स है, और सबसे छोटे से 3 गुने से 28 कम है तो 3x हो जाएगा, 3x माइनस 28। और चूंकि 28 डिग्री कम है, समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है, तो इसकी एक जो भुजा होगी वो कितने की हो जाएगी? 180 डिग्री कोण की हो जाएगी। 3x ये है, तो इसमें x सबसे छोटा है तो x प्लस 3x हो जाएगा, माइनस 28 बराबर 180 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका 128 डिग्री हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये चौथा 128 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। यक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 28 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यक्स ने अकेले कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद वाई उसके साथ कार्य में शामिल हो गया और कार्य पूरा होने तक उसके साथ कार्य किया। कार्य कितने समय तक चला? तो ये जो कार्य चलेगा ये लगभग आपका चल जाएगा 10 दिन दिया है, 12 दिन दिया है, 8 दिन दिया है और 14 दिन दिया हुआ है। तो यह इसका जो पूरा कार्य चलेगा वह 14 दिन तक चलेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है इसको ज्ञात करना। इनका पहले जो है कि आप माध्यिका ज्ञात कर लीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले इसको अरेंजिंग आर्डर में लगाना होगा। अब चाहे वो असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो, तो चलिए हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लगा लेते हैं। तो जब आप इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो इसको कैसे लगाएंगे? पहले 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 5, फिर 5, फिर 7, फिर 7, फिर 9। अब इनका माध्यिका ज्ञात करने का तो फार्मूला भी होता है। हालांकि हम यहाँ फार्मूले की बात नहीं करेंगे, आपको एकदम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखिए संख्या गिन लीजिए कितनी संख्या है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है। तो इस 10 संख्या में कौन सी संख्या बीच में आएगी?
तो इसमें 2 संख्याएं बीच में आएंगी, यानी कि 4 का इधर का जोड़ा बना लीजिए और 4 इधर का जोड़ा बना लीजिए। तो ये 3 और 5 2 संख्याएं बची, ये 3 और 5 2 संख्याएं बची। तो यही इसकी माध्यिका होगी। तो इसको कैसे निकालेंगे, 3 और 5 को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। तो यह कितना आ जाएगा, 8/2 बराबर 4। तो इसकी माध्यिका कितना हो गया, 4 हो गया। जबकि बहुलक के रूप में सर्वाधिक संख्या, सर्वाधिक जो आवृत्ति हो रही है बार बार, वह 3 की हो रही है। तो 3 की 3 बार हुई है, 1 2 3, तो 4 - 1 कर दीजिए, 4 - 3 कर दीजिए, तो बराबर 1 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये राइट आंसर दिया हुआ है 1। आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याओं का योग 72 है, उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 102 हैं। तो उन 2 संख्याओं की व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो इनके जो व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6/17। तो राइट आंसर हो जाएगा 6/17। उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे थे। तो यह अनटचेबल और कुली जो उपन्यास लिखा गया था, यह मूर्खराज आनंद के द्वारा सन 1935 में यह लिखा गया था और 1935 में इसका प्रकाशन हुआ। आगे बढ़ते हैं। वंशागति नियम की खोज किसने की थी, तो वंशागति नियम की खोज तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था और मटर के दाने पर इसने अपना प्रयोग भी किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अब इन्होंने आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग भी और आनुवंशिकी की खोज भी वहीं से किया हुआ था। 12 नंबर पर चलते हैं। निम्न में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये अली बंधु लोग थे, शौकत अली और एक मोहम्मद अली थे। तो यही दोनों लोग जो है कि इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किए थे, सन 1919 से 1924 के द्वारा किया गया था। तो शौकत अली इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, है ना। तो इनको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या बनेगा, अंडा बनेगा, फिर क्या बनेगा, लार्वा बनेगा, फिर क्या बनेगा, प्यूपा बनेगा, फिर क्या बनेगा, पुड़कीट बनेगा। तो पहले अंडा आया, तो अंडा डी है, तो ये डी हो गया। एक ही जगह डी नहीं, 2 जगह डी दिया हुआ है। अंडा के बाद कौन सा आएगा आपका, ये लार्वा आ जाएगा। तो डी के बाद सी जो आएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जीव जो अधिक दूर से संबंधी है उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। तो इस आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को आणविक जातिवृत्त कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं परमाणु के सबसे आंतरिक और सबसे बाह्य कक्षा में, या परमाणु के सबसे आंतरिक कक्षा में, या परमाणु के ठीक बाहर, या परमाणु के सबसे बाह्य कक्षा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु के सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होते हैं। आगे चलते हैं 16 नंबर के सवाल पे। इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है, एक्साबाइट, योटाबाइट, पेटाबाइट या जेटाबाइट। तो इन चारों में जो सबसे बड़ी मेमोरी की इकाई होगी वो होगी योटाबाइट होगी। योटाबाइट इनमें सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद कौन सा होगा, योटाबाइट के बाद हो जाएगा दूसरे नंबर का जो बड़ा होगा वो हो जाएगा आपका जेटाबाइट। तीसरे नंबर में एक्साबाइट आएगा और चौथे नंबर में पेटाबाइट आएगा। यानी कि कह सकते हैं कि एक योटाबाइट बराबर, यानी कि एक योटाबाइट बराबर 1000 जेटाबाइट के, और एक जेटाबाइट बराबर हो जाएगा आपका 1000 एक्साबाइट के, और एक एक्साबाइट बराबर हो जाएगा 1000 पेटाबाइट के। तो इन चारों में सबसे छोटी इकाई कौन सी है, पेटाबाइट की। यह सबसे छोटी इकाई, सबसे बड़ी इकाई ये सबसे लार्ज हो गया, यह सबसे लार्ज हो गया, और यह पेटाबाइट सबसे छोटा हो गया। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे। उज़्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था, तो ये अल-बरूनी जो है कि 11वीं शताब्दी में भारत आया था, और इसने आकर के भारत की संस्कृति के आधार पर पुस्तक भी लिखा था। इस पुस्तक का नाम था तारीख अल हिंद, यानी कि भारत का इतिहास नामक पुस्तक की इसने रचना किया। 18 नंबर सवाल चलते हैं। भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या था,
तो इस अंतरिक्ष यान का नाम स्प्राइट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। इस अंतरिक्ष यान का नाम स्प्राइट्स था और यह 23 जून 2017 को पृथ्वी की निचली कक्षा से इसको जो है कि अंतरिक्ष यान में लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था, को किसने डिज़ाइन किया था? तो इसको डिज़ाइन करने वाले जो थे वो राम वनजी सुतार थे। तो राइट आंसर हो जाएगा राम वनजी सुतार। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को प्रसिद्ध मूर्तिकार राम बी सुतार ने डिज़ाइन किया था। इसके निर्माण में 5 वर्षों का समय भी लगा था और यह गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के पास स्थित है और इस स्टैचू की कुल ऊंचाई 182 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। और इस स्टैचू में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो यह 1600 में हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? तो सरकारी विधेयक को संसद के किसी भी सदन में मंत्री जो है कि प्रस्तावित कर सकता है। 22 नंबर का सवाल चलते हैं। 1784 ईस्वी में यूरोपी 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? तो इस सोसाइटी के जो संस्थापक थे वे सर विलियम जोन्स रहे हैं। तो राइट आंसर इसका चौथा हो जाएगा, सर विलियम जोन्स थे। तो 15 जनवरी सन 1784 को एक ब्रिटिश वकील सर विलियम जोन्स ने पश्चिमी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर के सवाल चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राजेंद्र प्रसाद को, एस राधाकृष्णन को, बीबी गिरी को या प्रणब मुखर्जी को? तो एस राधाकृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे, इन्हें जो है कि 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 24 नंबर का सवाल चलते हैं। जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? तो इसे जो है कि उधम सिंह ने गोली मारी थी और लंदन में जा करके 2 गोली ताड़ मार दिया और वह तुरंत उसी जगह जो है कि ढेर हो गए। तो जनरल डायर उसी जगह ढेर हो गया और मर भी गया। और ये जो उधम सिंह थे गोली मार करके भागे नहीं, ये वहीं पर खड़े रह गए और अपने आप को जो है कि समर्पित कर दिया, यानी कि अपनी आप गिरफ्तारी करवा दिए। और 4 जून 1940 को इन पर मुकदमा चलाया गया। फिर उसके बाद 31 जुलाई 1940 को इन्हें पेंटन विले जेल में फांसी दे दी गई थी। हाँ, तो ऐसे ऐसे क्रांतिकारी थे कि घर में घुसकर गोली मारते थे। हाँ, सारा बहुत हरामी था जनरल डायरवा। आगे चलते हैं। 25 नंबर के सवाल पर। सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है? तो जो सिक्किम में जो मुखौटा लगा के नृत्य किया जाता है इसको छम नृत्य के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी है? राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, उत्तर प्रदेश की या मध्य प्रदेश की? तो इन चारों में सर्वाधिक जो सीमा साझा कर रहा है वो उत्तर प्रदेश कर रहा है और यह उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो 8 के नाम मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, राजस्थान हो गया, उधर हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार तो है ही, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो गया। इसके अलावा जो राजस्थान होगा, है ना, तो यह राजस्थान कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो राजस्थान 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और मध्य प्रदेश भी 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो इन तीनों का जो हमने बता दिया कि कितने लोगों के साथ ये सीमा साझा करता है, आप सबका नाम जो है कि कहीं नोट कर लेंगे।
आगे बढ़ते हैं। मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो जो समुद्र के नीचे समान गहराई वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को हम जो है कि आइसोबाथ के नाम से जानते हैं। और आइसोबाथ एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आइसो, और आइसो यह ग्रीक भाषा का एक शब्द बाथस से मिलकर के बना है जिसका अर्थ होता है गहरा होना। ठीक, अब आइसोहेलाइन क्या होता है कि समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। आइसोबार क्या होता है? समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहते हैं। और आइसोग्लास क्या होता है? तो ये देखिए जो आइसोग्लास होता है, यह आइसोग्लास का कंसेप्ट किससे लिया गया है? तो जो आइसोग्लास कहिए या इसी को समवक भी कहते हैं, है ना। आइसोग्लास या समवक कहते हैं। और ये समवक क्या होता है? एक ऐसी भौगोलिक सीमा होती है जिसके पार भाषा का कोई पहलू बदल जाता है, जैसे किसी स्वर वर्ण का उच्चारण या किसी व्यंजन वर्ण के उच्चारण में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है या उसके लहजे बदल जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि बिहार है और उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में जैसे हम लोग बुरा को बुरा कहते हैं, बिहार में चले जाइए तो उसी र का उच्चारण किससे हो जाएगा? अड़ से हो जाता है। तो वो लोग बिहार वाले क्या कहते हैं? बुरा को बुरा कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ पर जो कि एक भौगोलिक सीमा बन जाती है, उसी को हम समवक या आइसोग्लॉस के नाम से जानते हैं। क्लियर? आगे चलते 28 नंबर पर चलते हैं। दोस्तों, बहुत मेहनत के परिणाम स्वरूप ये वीडियो बन पाता है और बहुत ही रिसर्च करने के बाद आपको ये व्याख्या दी जाती है। तो कहीं ना कहीं आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। 28 नंबर पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा नवकरणीय ऊर्जा का एक रूप है? सौर ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है या रासायनिक ऊर्जा है? तो कह रहा है कि नवीकरणीय पूछा रहा है, ये रिन्यूअल कह रहा है। तो रिन्यूअल कौन सा होगा? वो सौर ऊर्जा इनमें से रिन्यूअल हो जाएगा। रिन्यूअल का मतलब ये होता है कि जो कभी ख़त्म न हो, समाप्त न हो, अक्षय हो, है ना। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा, ये सभी क्या है? ये नवीकरणीय ऊर्जा के एक जो है कि प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो मार्गरेट थैचर ने या विंस्टन चर्चिल ने या बेंजामिन डिज़रायली ने या रॉबर्ट वालपोल ने? तो विंस्टन चर्चिल ने जो है कि क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था और क्रिप्स मिशन यह 1942 में भारत में आया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है? विपथित का मतलब कि विचरण, यानी कि इनमें से कौन से रंग का विचरण सबसे कम होता है? तो देखिए क्या होता है इसमें कि EMR स्पेक्ट्रम होता है, EMR स्पेक्ट्रम होता है, EMR स्पेक्ट्रम। तो EMR स्पेक्ट्रम में एक जो है कि स्पेक्ट्रम होती है विजिबल दृश्य की होती है, जिसे हम विजिबल के नाम से जानते हैं। ये विजिबल दृश्य 7 प्रकार की होती है और इन 7 को हम क्रमशः जो है कि वीव ग्योर के नाम से जानते हैं, वीव ग्योर के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो रेड होती है इनकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है और वायलेट यानी बैगनी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो जिन तरंगों का तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा वो उतना ही कम विचलित होगा। तो इस आधार पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लाल हो जाएगा। 30 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो जिन तरंगों की तरंग दैर्घ्य है ना जितनी अधिक लंबी होगी वो प्रिज्म से उतना ही कम विचलित होगा, और जिन तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी वो प्रिज्म से उतना ही अधिक विचलित हो जाएगा। 31 नंबर पर चलते हैं। कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर यही हो जाएगा। यह एक प्रकार का ऐसा वेबसाइट होता है जो कैटलॉग को तैयार करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो खजुराहो का जो मंदिर है ना, यह मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित है और यह कह सकते हैं कामुक चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है।
तो ये खजुराहो जो है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। 33 नंबर के सवाल पर चलते हैं। 33 नंबर के सवाल पर निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तो जिस पादप समूह में फल के अंदर ही बीज मौजूद होते हैं उसी को हम आवृत्त बीजी पौधों के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, हेनरी बुकरेल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? अवरक्त विकिरण की, रेडियोधर्मिता की। हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा यही। तो जो ये हेनरी बुकरेल है ये रेडियोधर्मिता की खोज किए थे। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर पर चलते हैं। इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? चार्ल्स कॉर्नवालिस को, महात्मा गांधी को, वारेन हेस्टिंग्स को या रॉबर्ट क्लाइव को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका चार्ल्स हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स ने लॉर्ड कॉर्नवालिस होना चाहिए था। ये मिस प्रिंट हो गया है, वहीं दिमाग से उतर गया था कि क्या है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस होना चाहिए, यहाँ पे ये चार्ल्स कॉर्नवालिस हो गया है। तो ब्रिटिश राज के दौरान वारेन हेस्टिंग्स ने सिविल सेवा की नींव रखी थी, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसमें सुधार किया, इसमें आधुनिकीकरण का प्रयोग किया और इसको युक्तिकरण बनाया। इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है, जबकि वारेन हेस्टिंग्स ने इसकी नींव रखी हुई थी, जबकि जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस है। तो राइट ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है 4 दिया है, फिर 13 दिया है, फिर 27 दिया है, फिर 82 दिया है, फिर 165 दिया है, फिर उसके बाद उसके आगे की संख्या को ज्ञात करना है। तो कैसे इसको ज्ञात करेंगे? तो इसको 4 गुणित 3 + 1 बराबर कितना आ गया? 12। देखिए एक क्रम बन जाएगा। अब उसके बाद 13 गुणित 2 + 1 बराबर 27। 13 दूना 26, 1 27। अब उसके बाद 27 आ गया यहाँ पर। तो अब इसके बाद 27 को ले लेंगे, तो 27 गुणित यहाँ पर देखिए श्रृंखला 3 का चल रहा है, तो 3 कर दीजिए, +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 82 आ जाएगा। अब उसके बाद फिर श्रृंखला 2 से चलेगा, तो 82 गुणित 2 + 1 कर देंगे तो 165 आ जाएगा। अब 165 गुणित 3 + 1 कर दीजिए, 165 गुणित 3 + 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 5 15, 15 1 16, यानी कि लास्ट में 6 आएगा। तो किस में लास्ट में 6 है? देखिए इन चारों में लास्ट में 6 यहीं पर है, तो इसका राइट ऑप्शन 496 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 9 संबंधी 11 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो इसका अनुपात 6 संबंधी 7 हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे वो इसका जो हो जाएगा बड़ी संख्या वो लगभग आ जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 22 हो जाएगा। 38 यदि जे को निरूपित करता है, यदि जे योग को निरूपित करता है, यानी कि जे बराबर क्या हो गया? जे बराबर प्लस को, है ना। अब फिर क्या कर रहा है? जी बराबर माइनस को, जी बराबर माइनस को, जी बराबर माइनस को, यम बराबर गुणे को, अब बी बराबर भाग को निरूपित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? पूछ रहा है सही नहीं होगा। तो देखिए 8 दिया है, फिर यम का मतलब गुणा हो गया, फिर उसके बाद 2 दिया है, जी का मतलब माइनस हो गया, फिर 6 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में 6 दिया हुआ है, फिर बी का मतलब क्या हो गया? भाग हो गया, फिर क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, फिर जे का मतलब क्या हो गया? प्लस हो गया, फिर कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तो इसको हल कर दीजिए, देखिए कितना आएगा। तो सबसे पहले इसका भाग दे दीजिए, तो कितना यहाँ भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 8 गुणित 2 - 2 + 7 हो जाएगा, है ना। तो 8 दूनी 16, फिर -2 + 7, तो ये 16 और ये 7 को जोड़ दीजिए तो 23 हो जाएगा। तो 23 में -2 कम हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा।
तो इस आधार पर लगा लेंगे तो 21 भी सही होगा, 26 भी सही होगा और इसका ये 22 भी सही हो जाएगा। लेकिन जो 38 होगा, सॉरी 38 का जो चौथा होगा ये वाला सही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 39 पे दिया गया पाई चार्ट दर्शाता है कि एक छात्र 3500 रुपये की अपनी जेब खर्च की राशि को पूरे महीने के दौरान किस प्रकार खर्च करता है। सवाल यहाँ है कि मनोरंजन 3500 ये दिया हुआ है कि मनोरंजन पर खर्च किए गए धन की तुलना में भोजन पर कितना अधिक धन खर्च किया गया। तो मनोरंजन कितना है 20%, भोजन कितना गया है 50% है। तो 3500 के हिसाब से ये 3500 दिया हुआ है तो 3500 का 20% कितना हो जाएगा। तो 3500 का 20% 35 दूना 70 यानी कि 700 रुपये हो जाएगा। अब उसके बाद 3500 का 50% कितना हो जाएगा। तो 3500 का 50% 3500 का आधा ये 1250 हो गया। तो 1250 में आप 1250 और ये हो गया आपका 700। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो रहा था कि 3500 है ना। तो 3500 का 20% कितना हो जाएगा। 3500 का 20% 35 दूना 70 700 हो जाएगा। अब 3500 का क्या परसेंट निकालना है 50%। तो 3500 को 50% कितना हो जाएगा आपका 1750 हो जाएगा। अब 1750 में 700 को कम कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 1050 हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 40 और अंतिम सवाल है। 40 और अंतिम सवाल कि यदि 3 गुणित 3 गुणित 3 की माप वाले एक धन के सभी फलकों पर पेंट किया जाता है और फिर इसे 1 गुणित 1 गुणित 1 की माप वाले ये इंच दिया हुआ है। यहाँ पे जो ये बिंदी ऊपर दिख रहा है वो इंच के रूप में है। माप वाले 27 छोटे घनों में काटा जाता है। इस प्रकार बने ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके केवल 2 फलकों पर पेंट किया गया हो। 8 हैं कि 4 हैं कि 16 हैं कि 12 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये आज के वीडियो का यह अंतिम सवाल था, 40 नंबर का सवाल। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। और हाँ, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।